हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए कई बार एग्जाम में इस तरह की एक सिचुएशन बन जाती है, इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर गेस करने पड़ते हैं। देखिए ऐसी कंडीशन कब बनती है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और जो तुक्का लगाने वाला मेथड है उसको आपको कब यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूँ। देखिए आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ थंबनेल देखते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और फिर जो है उसी के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ऐसा संभव नहीं है कि मैं वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताता हूं और फिर वही सारी चीजें मैं एक एक स्टूडेंट को या एक एक सब्सक्राइबर को जो है कमेंट बॉक्स में भी बता पाऊं। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, टेक्स्ट बुक का जुलाई मेगा सेल ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आप ईयरली टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं मात्र 299 रुपए में। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज करते हैं EG10 तो आपको यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और यही ईयरली पास आपको 270 रुपए में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि तुक्का लगाने की एक प्रॉपर टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, एक जो है टेक्निकल मेथड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तुक्का लगाया जाता है। देखिए कई बार एग्जाम में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको तुक्का लगा के करने पड़ते हैं। तो देखिए वहां पर बेतुका तुक्का लगाने से अच्छा है कि आपको कुछ चीजें अगर पता होंगी, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको पता होंगे, तो आप वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर को गैस कर सकते हैं। तो वही मेथड आपको जो है आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि तुक्का कब लगाना चाहिए। देखिए अगर आपकी कंडीशन डू और डाई वाली बन जाए, यानी कि करो और मरो वाली अगर आपकी सिचुएशन बन जाती है। देखिए मान लीजिए आप सभी ने जो है ग्रुप डी का यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है, एनटीपीसी का चाहे आपने फॉर्म भरा है या जो भी आपने फॉर्म भरा है, सभी लोग क्या करते हैं, देखिए एग्जाम देने से पहले कट ऑफ के वीडियो जरूर देखते हैं। तो सभी को लगभग आइडिया होता है कि उनके जोन में और उनकी कैटेगरी में कितना यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आप जो है किसी जोन से बिलोंग करते हैं और आपको पता है कि आपके जोन में आपकी कैटेगरी से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 75 के आसपास रह सकता है। अब देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं और वहां पर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो देखिए आपको जो तुक्का वाली टेक्निक है या तुक्के आपको जो लगाने हैं वो सिर्फ इसी सिचुएशन में लगाने हैं जब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जो है आपने 50 ही क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके जोन में, आपकी कैटेगरी में 75 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में, और आपके सिर्फ यहाँ पर 50 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने 20 नंबर या 25 नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है तुक्का मेथड इस्तेमाल करना है। और बेतुका तुक्का लगाने से अच्छा है कि आप कुछ जो है टेक्निकल चीजों को अगर समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको पता होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो उसके आधार पर जो आपके यहाँ पर तुक्के आप लगाएंगे उनके यहाँ पर देखिए 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपके आंसर यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो सजेशन यही है कि देखिए अगर बिल्कुल करो और मरो वाली स्थिति आपकी बन जाती है तो तभी आपको जो है एग्जाम में तुक्के लगाने हैं। अदरवाइज जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पर आपको जो है एग्जाम देना है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि अब तुक्का कैसे लगाना चाहिए। अब देखिए तुक्का लगाने की जो टेक्निक है, बेसिकली यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपको जो है आंसर को गैस करना है। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो देखिए मैथ्स के लिए है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि आपके जो है आंसर पॉइंट्स में दिए हुए होते हैं, या फिर क्वेश्चन में भी जो आपकी वैल्यूज होती है वो कई बार पॉइंट्स में होती है। मान लीजिए 10.5 इंटू 11.6, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट का मतलब क्या है, देखिए 10.5 को आप 11 ले सकते हैं, 11.6 को आप 12 ले सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में मैच कर लेना है। ऑप्शन में जैसे आपका आंसर दे रखे हैं 112.5, 117.6, तो जो भी आंसर आपका इसके सबसे क्लोज रहेगा वही इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन में जो है आप इस वाले मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होता है। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब मैं आपको बता दूं, जब भी किसी एग्जाम को जो है प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि किसी भी एग्जाम के सेट को जब प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें यहाँ पर एग्जामिनर किस चीज का ध्यान रखता है, देखिए यहाँ पर वो ये ध्यान रखता है कि जो आपके ऑप्शन है वो यहाँ पर इस तरह से सेट किए जाते हैं कि जो आपका ए ऑप्शन है वो 25 से 27% के आसपास रहता है। इसी तरह से जो आपका ऑप्शन बी होता है वो भी 25 से 27 से 28% के आसपास रहता है। यानी कि आपका जो रेशो है वो यहाँ पर लगभग मेंटेन रहता है। यानी कि देखिए आपके जो 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें यहाँ पर जो है चांसेस ये रहते हैं कि 25 से 27 क्वेश्चन आपके ए ऑप्शन वाले रहेंगे, इसी तरह से आपके बी ऑप्शन के रहेंगे, इसी तरह से सी और इसी तरह से डी ऑप्शन के रहेंगे। तो यहाँ पर आपको चीजों को समझना है। देखिए इसका यूज आपको कैसे करना है, इसका यूज आपको इस तरह से करना होगा। मान लीजिए आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपने जो है यहाँ पर 50 से 60 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर लिया। अब आपको उसके बाद लगता है कि मेरा कट ऑफ 75 प्लस जाएगा, तो मुझे यहाँ पर जो है 10-15 क्वेश्चन अपने गैस करने हैं। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि 50-60 क्वेश्चन में जो है आपने सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन से चूज किए हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं,
तो इन 60 क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपने ए कितनी बार चूज किया है। थोड़ा सा आइडिया आपको लग ही जाता है जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपने यहां पर जो है 22 से 23 बार जो है अपना ए अटेम्प्ट कर लिया है। अब आपको यहां पर जब गैस करना है तो उसमें आपको ऑप्शन ए चूज नहीं करना है। इस तरह से आपको पता है कि आपने बी भी यहां पर जो है 25 से 27 बार अटेम्प्ट कर लिया है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। तो इस वाले मेथड में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सी और डी के साथ जाना है, ठीक है। और सी और डी में से कैसे एक चूज करते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वाले मेथड में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, आपको इस बात को माइंड में रखना होगा जो कि क्वेश्चन पेपर आपका है उसमें सारे ही ऑप्शन बराबर रखे जाते हैं। देखिए कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एग्जाम पेपर में यानी कि उसकी आंसर की में जो है आपको जो है 50 से 60 क्वेश्चन के जो आंसर है वो डी मिल जाए या ए मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये चारों का मिक्सचर ही हमेशा आपको देखने को मिलेगा। जो रेशो मैंने बताया वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पर जो है 25 के बजाय 30% हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा होता है। तो ये वाली टेक्निक भी आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो हमारा मेथड है या जो टेक्निक है वो है एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर 3 आंसर आ जाते हैं, यानी कि 3 आंसर जो है आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। आपको एलिमिनेट करना है सबसे एब्सर्ड ऑप्शन। एब्सर्ड ऑप्शन का मतलब क्या है, देखिए मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 25, 27, 28 और एकदम से यहाँ पर 105 आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जामिनर जब यहाँ पर ऑप्शन को सेट करता है तो कहीं ना कहीं वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज करना है। तो कभी भी जो आपका एब्सर्ड ऑप्शन होता है वो आंसर नहीं होता है। इस तरह से आप इसको जीएसजीके वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन अगर आपको ऐसा लगे जो बिल्कुल बेतुका लगता है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ बिल्कुल भी आंसर ना हो, तो वो आपको एलिमिनेट कर देना है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने ये एलिमिनेट कर दिया, अब आपके पास 3 ऑप्शन है। अब इन 3 ऑप्शन में आप थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद मान लीजिए आपको लगता है कि आंसर जो है वो 20 से 25 के बीच में आ रहा है आपका, तो आप यहां पर 28 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज भी कर सकते हैं। यहां पर फिर आपके पास जो है 2 ऑप्शन बचेंगे, इन 2 ऑप्शन में से भी आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाकी जो टेक्निक मैं आगे आपको बताने वाला हूं। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है सॉफ्ट रीडिंग मेथड। देखिए ये वाला जो आपका मेथड है, जो टेक्निक है, ये लगती है आपकी जीके या करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जितना भी आपका रीडिंग वाला पोर्शन होता है ये वहां पर काम करता है। रीडिंग वाले पोर्शन में देखिए कैसे काम करता है। सॉफ्ट रीडिंग मेथड में इसको इसलिए बोलता हूं, यहां पर क्या होता है, जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी क्वेश्चन तो आपको याद रहने से रहे, लेकिन क्या होता है जब आप किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो माइंड के किसी ना किसी कोने में वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका सेफ जरूर रहता है। तो आपको क्या करना है, आपने देखा कि क्वेश्चन आपके सामने, आपको लग रहा है कि बिल्कुल आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए माइंड को रिलैक्स करना है और उस क्वेश्चन को बहुत ही सॉफ्टली रीड करना है। सॉफ्टली रीड करने का मतलब क्या है, उसे पढ़ के आपको जो उसके डीप में नहीं जाना है, उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना है, सिर्फ आपको हल्का सा उसे पढ़ना है और उसके ऑप्शन को एक बार रीड करना है। ऑप्शन रीड करने के बाद जो भी ऑप्शन एकदम से आपके माइंड में क्लिक करेगा या जो भी शब्द वहां पर लिखे हुए आंसर में वो आपके माइंड में अगर एकदम से क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट उसे यहां पर चूज कर देना है, यानी कि रीड सॉफ्टली देन गिव द आंसर। इस तरह से क्या होता है, कई बार जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो माइंड के जिस पार्ट में आपका वो आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीड है, कहीं ना कहीं सेव है, तो वहां से आंसर आपके माइंड में आ जाता है। तो ये वाली टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है प्रोबेबिलिटी मेथड, यानी कि जो आपकी प्रायिकता होती है, तो प्रायिकता के आधार पर आप किस तरह से आंसर कर सकते हैं और प्रायिकता के आधार पर कहां पर आपको आंसर देना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, टिक द मोस्ट रिपीटेड ऑप्शन। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आपका उसमें आंसर आया ए। क्वेश्चन नंबर आपने 2 देखा, फिर आंसर ये आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, फिर आपका जो ये आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो यहां पर आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं आपका प्रोबेबिलिटी मेथड। और इसमें क्या होता है, टिक द मोस्ट रिपीटेड ऑप्शन, यानी कि लगातार अगर 3-4 क्वेश्चन में एक ऑप्शन रिपीट हो रहा है तो उसका जो अगला क्वेश्चन होगा वहां पर भी ऑप्शन यही रहने की संभावना ज्यादा रहती है। देखिए मैंने यहां पर बोला है कि संभावना रहती है, यहां पर जो है 70 to 80% संभावना रहती है कि आपका आंसर यही होता है। बाकी देखिए इस तरह की ट्रिक्स जो है 100% कभी भी काम नहीं करती है, ना ही मैं आपको 100% इसका यूज करने के लिए बोल रहा हूं। मैंने पहले आपको बताया कि कंडीशन अगर डू और डाई वाली है, आपको पता है कि सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है, तो आपको इस मेथड का यूज करना है या फिर इन सभी मेथड्स का यूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी मेथड आप इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका जो है ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं लगता है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन में ये लगता है। 3 से 4 क्वेश्चन का अगर आंसर सेम आ रहा है तो आप इसका यूज यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो है डोंट चूज ए ऑप्शन। अब देखिए जो आपका ए ऑप्शन ना चूज करने वाला मेथड है, ये जनरली आपका रीजनिंग और मैथ्स में काम करता है। देखिए मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर कैलकुलेशन होती है, वहां पर जनरली क्या होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि यहां पर जो आपका ऑप्शन ए है वो इस तरह से रखता है। मान लीजिए यहां पर आपका कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन में जरा सी भी मिस्टेक होगी तो आपका यहां पर आंसर निकल कर आएगा ए, और एकदम से भावनाओं में बह के आप ए को चूज कर लेंगे, जबकि ए आपका आंसर नहीं होगा। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि ए ऑप्शन को कम से कम चूज करना चाहिए अगर आपका आंसर एकदम से आ रहा है। देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर इजी क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एंड मैथ, यानी कि कुछ ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर एकदम से निकल कर आ जाता है, लेकिन वहां पर कई बार क्या होता है, आपकी गलती होती है और उस गलती के कारण आपका आंसर ए आता है। तो कभी भी आपको ऐसा देखना है, जैसे आपका आंसर एकदम से निकल के आ गया और आपने देखा कि ऑप्शन ए में जो है वो आंसर
आंसर है तो आपको उसको रीचेक जरूर करना है, ठीक है। रीचेक करने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही जो ए आंसर है वो गलत होता है, लेकिन आपको जो है रीचेक जरूर करना है। अगर एकदम से आंसर आपका सॉल्व करने के बाद ए ऑप्शन आ रहा है तो आपको रीचेक जरूर करना है। अगर आप रीचेक करने के बाद आपका दोबारा से आंसर नहीं आता है तो ए आपको बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो देखिए यहां पर व्हेन चूज डी ऑप्शन, यानी कि आपको जो डी ऑप्शन है वो कब चूज करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जब आप यहां पर एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा यहां पर डी ऑप्शन में क्या देके रखता है, या तो ऑफ द अबव देके रखेगा, या फिर यहां पर डी ऑप्शन में आपको नन ऑफ द अबव देके रखेगा, नन ऑफ द अबव, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं, या फिर ये तीनों आंसर। देखिए इस केस में जो है डी आपका आंसर सिर्फ तब होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में और आपने देखा है, जैसे आप जो है एक बार आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लिया, जिस तरह से मैंने आपको टेक्निक बताई थी पिछली वीडियो में कि आपको कि 3 बार आपको जो है अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करे हैं और 100 क्वेश्चन में आपने देखा है कि जो है 5 से 6 क्वेश्चन में आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिले हैं, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो अगर 4 से 5 या 5 से 6 यानी कि इतना ही अगर रेशो है 100 क्वेश्चन में, तो आपको आंख बंद करके जो है इन ऑप्शंस को चूज कर लेना है। क्योंकि देखिए ऐसा देखा जाता है कि अगर ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव आपके ऑप्शन में है और इस तरह के ऑप्शन बहुत ही कम है, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन है, तो आपका आंसर 90% वही रहता है। लेकिन देखिए अगर 100 क्वेश्चन आपके पेपर में है और इस तरह के ऑप्शन आपको जो है 10 से 12 देखने को मिल रहे हैं या 15 देखने को मिल रहे हैं, तब आप इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, यानी कि ये वाला मेथड आप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बात करते हैं, मोस्टली बी एंड सी आर द आंसर। अब देखिए जब आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाने के बाद अगर आपके पास यहां पर 2 ऑप्शन बन जाते हैं, यानी कि आपके पास बचा है यहां पर बी और ए, ठीक है। तो ए और बी में से आपको हमेशा यहां पर बी चूज करना है, क्योंकि बी आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स में तो ए ऑप्शन बहुत ही कम होता है। तो यहां पर देखिए अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, आपने यहां पर 2 अपने ऑप्शन किसी तरह से निकाल लिए हैं और 2 ऑप्शन निकालने के बाद आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं और वो ऑप्शन आपका ए और बी है, तो आपको ज्यादा बी के साथ ही जाना है। इसी तरह से अगर सी और डी आपके ऑप्शन निकल जाते हैं तो सी के साथ आपको जाना है, यानी कि बीच के जो 2 ऑप्शन होते हैं बी और सी, तो मोस्टली यहां पर अगर आप चूज करेंगे तो क्वेश्चन सही होने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। उसके बाद देखिए चूज 1 0 इन कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह के मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, जिसके ऑप्शन में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा आंसर 1 दिया हुआ है, आंसर 0 दे रखा है, आंसर 2 दे रखा है, या फिर आंसर 4 दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो ज्यादातर आपका आंसर होता है 90% या तो 1 होता है या फिर 0 होता है। और ये वाली ट्रिक आपकी लगती है सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में, जो आपके अलजेब्रा के कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वाली टेक्निक वहां पर ज्यादा काम करती है। तो इस तरह के यहां पर जो है मैंने आपको 10 टेक्निक बताई है। ये 10 टेक्निक आपकी अलग अलग तरीके से यूज होती है। वीडियो आपको जो है अच्छे से देखना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, और इन चीजों को अगर आप समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप एग्जाम में बेतु का तुक्का लगाते हैं, बिना वजह का तुक्का लगाते हैं, और उसके अलावा अगर आप इस तरह से तुक्का लगाएंगे तो यहां पर आपका आंसर ठीक होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। तो ये थी हमारी आज की एक तुक्का लगाने की टेक्निक। देखिए मैं फिर से आपको ये सलाह दूंगा कि ये आपको सिर्फ तभी करना है जब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये पता हो कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपके मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, तभी आपको इसका यूज करना है। अदरवाइज आप जो मेहनत करते हैं उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। बाकी अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है।